नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास प्रोग्राम नमस्कार एमपी को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। तो प्रोग्राम के सेगमेंट को लेकर मैं हूं आपकी दोस्त वृंदा आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। बिल्कुल सही है कि यदि आप खुश रहते हैं ना, मुस्कुराते रहते हैं ना, तो ये जिंदगी बेहद आसान और खुशनुमा हो ही जाती है। फिर हमारी लाइफ में कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना हो, यदि हमारे चेहरे पर, हमारे लबों पर मुस्कान है, तो वो हर एक चुनौती, हर एक कठिनाई, हर एक परेशानी बहुत आसानी से हम हल करते हुए नजर आती है और असंभव चीजें भी संभव हो जाया करती है। क्यों ना आज के प्रोग्राम की शुरुआत एक खूबसूरत से विचार और तिथि के साथ कर लें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज की तिथि क्या है और उसके बाद हम विचार पर नजर डालेंगे। आज की तिथि है विक्रम संवत 2079, मार्ग शीर्ष मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। 5 दिसंबर है आज और सोमवार का दिन। हफ्ते भर की थकान उतारने के बाद एक बार फिर से हम सभी तरोताजा महसूस करते हैं। सोमवार को बड़ा अच्छा सा महसूस होता है क्योंकि वीकेंड पे सैटरडे संडे को पर्याप्त आराम हमने कर लिया होता है ना। तो चलिए एक खूबसूरत से विचार को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एक सुंदर सा विचार निश्चित ही हमारी जिंदगी बना देता है, हमारे विचारों को एक अच्छा पोषण देता है, एक अच्छा विचार। तो आज का विचार है, दुनिया की लगभग हर चीज सिर्फ ठोकर लगने से ही टूट जाती है। सिर्फ एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। तो यदि आपकी जिंदगी में आपको भी ठोकरें लग रही है ना, कुछ चुनौतियां, कुछ संघर्ष, आपको संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, ठोकरें यदि आपको मिले, तो बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कामयाबी के बेहद नजदीक हैं। बहुत जल्द आपको कामयाबी मिलने वाली है। तो एक अच्छे से विचार के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ते रहिए, मंजिल आपको जरूर मिलेगी और जल्द मिलेगी। अब जल्दी से आप हमारा नंबर आप नोट कर लें। आप सब जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम है। हमारे फोन नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जल्दी से नंबर नोट कर लें, 0755-266-0049। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-233-0040। तो उम्मीद है अभी आपने हमारे इन फोन नंबर्स को जरूर नोट डाउन कर ही लिया होगा। तो अब आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट भी है कि जल्दी से हमारे विषय विशेषज्ञों के साथ में बातचीत करने का प्रयास करें। नंबर्स को डायल करके हमारे प्रोग्राम में जुड़े आप। और आइए, अब वक्त है कि जब हमारे प्रोग्राम में हम हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे आपका परिचय करा लें। आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर AK नेमा जी, मृदा रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रचना दुबे जी। हेलो मैडम, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे छोटा परिवार, सुखी परिवार के बारे में, परिवार नियोजन के बारे में डॉक्टर रचना जी के साथ। इसके साथ ही वर्ल्ड सॉइल डे भी है आज, मृदा दिवस है। मृदा स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कि मिट्टी को सुरक्षित कैसे रखें, मिट्टी को संरक्षित कैसे रखें और मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी उर्वरा क्षमता पर हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ में AK नेमा जी हैं। सर, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। क्या ज़रूरत है सॉइल डे मनाने की? वर्ल्ड सॉइल डे है आज, तो ज़रूरत क्या आन पड़ी है? हमारे धरती की यदि हम बात करते हैं तो चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी का ढेरा पे हम अपने चारों ओर देखते हैं। लाल मिट्टी, काली मिट्टी और कई तरह की मिट्टी हमारे देश में पाई जाती है। उसके बाद भी मिट्टी पर बात कर रहे हैं। मिट्टी के लिए एक दिन बना दिया गया है और विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर उस दिन को हम मना रहे हैं। क्या ज़रूरत है उस दिन को मनाने की? इसके लिए ऐसा है कि जो मिट्टी है, इस मिट्टी का स्थान हमारे जीवन में वैसा ही है जैसे हमारी माता का स्थान है। आप ऐसा मान लीजिए। फसलों के उत्पादन के ऊपर जब बात करते हैं तो फसलों के उत्पादन के लिए हमें जो बीज, खाद, दवा, पानी ये जो लगते हैं जी, ये बिना सॉइल के हम इनको बीज को न लगा सकते हैं, ना हम बीज को उगा सकते हैं। तो जो हमारी मिट्टी है वो ही हमारी फसलों को देती है जिससे हमें अन्न मिलता है जी।
और ये मिट्टी है तो बहुत हमें दिखती है कि पर्याप्त मिट्टी है, लेकिन जो बरसात होती है इस बरसात के साथ में इस मिट्टी का हल्का हल्का क्षरण होता है, और इस क्षरण को ही रोकने के लिए हमें उपाय करना बहुत जरूरी है। यानी मिट्टी बीमार हो गई, मृदा हमारी अस्वस्थ है, मृदा स्वास्थ्य की भी हम बात करते हैं, मृदा क्षरण की हम बात करते हैं, तो क्या ये क्षरण की जो हम बात कर रहे हैं वही अस्वस्थता कह सकते हैं मिट्टी की? इसका पहला चरण अपन कहेंगे कि मृदा क्षरण होता है, मिट्टी का क्षरण हो जाता है, तो हमें पहला काम है कि हमें उसको संरक्षित करना चाहिए। बिल्कुल। फिर जब संरक्षित कोई चीज हो जाती है तब उसके हम स्वास्थ्य के वर्धन की बात करेंगे जी। तो हमें पहले संरक्षित करने की अगर प्रक्रिया हमारी समझ में आ जाएगी तो शायद हम उसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे जी। और इसको समझने के लिए आपने, यदि मैं कहूँ कि पुराने कौवे की कहानी अगर आपने कभी सुनी होगी, प्यासे कौवे की कहानी, जिसमें प्यासे कौवे की कहानी है कि प्यासा कौवा था, उसको पानी कहीं नहीं मिल रहा था, तो वो एक घड़े के पास पहुंचता है और घड़े में पानी कम था, कंकड़ उसमें डालता है और कंकड़ डालने के बाद में पानी ऊपर आता है, बुढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा सूत्र है, महाप्रलय का बहुत बड़ा सूत्र है, जिसको हम सभी लोगों ने नकार दिया है, केवल उस कहानी को पढ़े और भूल गए। उसका सीधा सीधा सा तात्पर्य यह है कि यदि जल में मिट्टी के कण अथवा कंकड़ आएंगे तो जल का स्तर ऊपर उठेगा। यदि कल्पना करिए कि हम इस मिट्टी को कटने के ऊपर से ध्यान देना बंद कर देते हैं तो क्या होगा। कल्पना करिए पहाड़ों की मिट्टी धीरे धीरे कट करके समुद्र में आएगी, नदी में आएगी, नदी से समुद्र में पहुंचेगी। वो जो मिट्टी कट करके समुद्र में पहुंचेगी तो समुद्र का लेवल ऊपर उठेगा। अब आप इसको यदि बिल्कुल नहीं रोकें तो कल्पना करके देखिए कि वो जो पूरी मिट्टी, अगर पहाड़ के पूरी मिट्टी कट करके समुद्र में समा गई तो समुद्र का लेवल ऊपर आ जाएगा। जी सर, देख रहे हैं हम बड़ी तो, मिट्टी से जुड़े हुए हैं जुड़े हम सभी, तो, और कहीं ना कहीं ये जो मिट्टी है, ये जो हमारी धरती माता है, वही हमें सब कुछ दे रही है। विकास की हम बात करते हैं, विकास की दौड़ में कहीं हम इतना आगे भागने के प्रयास में इतना आगे ना चले जाएं कि हम अपनी जड़ों से विमुख होते जाएं, जड़ों से दूर होते जाएं। मिट्टी से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। इसीलिए ये जो स्क्रीन पे आप जो मिट्टी देख रहे हैं ना, ये जो खेतों की मिट्टी है, ये बरसात में जब पानी गिरता है तो पानी के साथ में अपनी पानी की जो बूंदें हैं इकट्ठी करके इस मिट्टी को नीचे की ओर ले जाती हैं और नीचे की ओर ले जाती हैं और समुद्र में मिलाती हैं जी। तो अगर उसका लेवल बढ़ता जाएगा तो एक दिन संपूर्ण पानी पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा। कल्पना करके देखिए, जो आपने कभी सुना होगा महाप्रलय, जो महाजल प्रलय होती है, यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी उसको कंट्रीब्यूट करता है आपके महाजल प्रलय को। तो इस मिट्टी को रोकने की बहुत आवश्यकता है कि मिट्टी का क्षरण ना हो। तो उसको रोकने के लिए हम वैसे ही उपाय कर सकते हैं जैसे हम अपने धन को किसी चोर से बचाने के लिए करते हैं। माने जो आम जन की बात अभी आम जन की भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ कि यदि हमारे पास अपना धन है जिसको हम बचा के रखना चाहते हैं, सोना चांदी जो कुछ भी है, तो सबसे पहला उपाय होता है, गाँव में भी अपन करते हैं, कि हम उस धन को छुपा के रखने की कोशिश करते हैं कि यदि चोर की नज़र से ओझल रहेगा तो चोर की नज़र से ओझल रहेगा तो वो चोरी नहीं कर सकता, चोर आएगा तो भी। ये मिट्टी के लिए पानी जो बरसात है ये चोर का काम करती है, ऊपर से आती है और मिट्टी को लेके जाती है, तो हम इसको छुपा के रखें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम मिट्टी को छुपाने का मतलब है उस पर एक हरियाली की चादर डाल दीजिए। आप हरियाली की चादर मतलब अधिक से अधिक ग्रीनरी अगर हम अपने ज़मीन के ऊपर लगाएंगे तो जो माटी के ऊपर पानी की बूंदें आ रही हैं वो सीधे उसको हिट नहीं करेंगी, वो एक चादर का कुशन का काम करेगा जो आपकी हरियाली है, और मिट्टी की जो बचत है वो आपकी बचत हो जाएगी। ये पहला उपाय है। ऐसे ही हम बहुत सारे उपाय, ये देखिए छुपा के रखने का जो आप कह रहा था ना, ये छुपा के रखेंगे तो खेतों की मिट्टी हम छुप जाएगी हरियाली की चादर से। यानी बहुत कॉमन, हमको केवल अपना भाषा में आपने बहुत सरलीकरण करके आपने बताया कि किस तरह से मिट्टी के कटाव को हम, मिट्टी के क्षरण को हम रोक सकते हैं। उसके लिए बेहद जरूरी है कि यदि हम एक हरियाली की चादर, पहला उपाय है। बिल्कुल। इसके बावजूद भी जैसे हम अब ट्रेन में सफर करते हैं, हमारे पास अटैची होती है, उसको हम बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए आप सभी ने शायद किया कि हो कि चेन से लॉक बांध देते हैं, तो चोर आएगा भी तो भी वो उसको नहीं ले जा सकता जी, आपकी अटैची को नहीं ले जा सकता। तो ऐसे ही दूसरा उपाय है बांध के रखना। जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को बांधने का यदि हम प्रयास करें तो बांधने के प्रयास में क्या होगा कि हम कोई प्लांट लगा दें जी, तो उसकी जो जड़ें हैं, देखिए बांध के रखने का जो है कि इसको हमके बांध के रख दिया, इसको हम अगर अपनी उस भाषा में कहें कि उसको क्या बोलते हैं, मिट्टी की भाषा में कहेंगे, तो हम पेड़ लगा देंगे तो मिट्टी के कणों से अगर आप देखेंगे तो ये जड़ों से जितने सॉइल पार्टिकल्स वो बंध जाते हैं।
पानी कितने ही आए वो नहीं बहेंगे। जी। तो सॉइल पार्टिकल्स को बचाने के लिए, बांध के रखने के लिए आप उनको प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब संदेश हमारा यह है कि अधिक से अधिक लोग प्लांटेशन करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, पौधे तो लगाएं। न सिर्फ मिट्टी को बचाने के लिए प्लांटेशन करना जरूरी हाँ। है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी संरक्षित करना बेहद जरूरी है। स्वस्थ वातावरण में सांस लेने के लिए बेहद जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष को हमें लगाया जाए। चर्चा के इस दौर को आगे जारी रखेंगे। चर्चा के इस दौर को हम आगे जारी रखेंगे। उसके पहले हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, चूंकि विषय है ही इतना संवेदनशील। लगातार हमारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं। हमारे प्रथम कॉलर इस प्रोग्राम के हमसे जुड़े, उनसे फिर से जुड़ने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ हमारी एक और मेहमान जी। हेलो हेलो, नंद स्वरूप जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? इनसे पुनः संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। और कार्यक्रम नमस्कार एमपी आप सभी देख रहे हैं। सोमवार से शुक्रवार तक इस प्रोग्राम का सजीव प्रसारण किया जाता है। 12 बजे से 1 बजे तक इस प्रोग्राम का सजीव प्रसारण किया जाता है। आप चाहें आप भी हमसे इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। हमारे विषय विशेषज्ञों से आपके जेहन में, आपके मन में जो भी सवाल हैं विषय से संबंधित, आप बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे जो टेलीफोन नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, उन नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा। उन नंबर्स को डायल करके हमारे प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अर्चना दुबे जी। मैडम, सबसे पहले चूंकि आज बात हम कर रहे हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, क्या कहेंगे आप कि क्यों जरूरी है सुखी रहने के लिए छोटा परिवार होना? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा वृंदा। अगर छोटा परिवार होगा तो आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, उनका ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, उनकी ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हैं, उनको स्वस्थ बना सकते हैं। अगर माँ 2 बच्चे हैं खाली या एक ही बच्चा है तो माँ ज़्यादा लंबे समय तक अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, जिससे कि माँ के दूध के अनगिनत फ़ायदे होते हैं, वो सभी को मालूम है, वो बच्चे को मिल सकते हैं। प्लस जितने भी रिसोर्सेज हैं वो 2 बच्चों में रहेंगे। अगर वही 5 बच्चे होंगे तो रिसोर्सेज डिवाइड हो जाएंगे। और हमारे स्वस्थ भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि परिवार स्वस्थ हो, और परिवार स्वस्थ के लिए ज़रूरी है कि एक छोटा परिवार हो। बिल्कुल, यानी मैम कहीं ना कहीं हम जनसंख्या वृद्धि को भी कंट्रोल करने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो ये यदि हम देश की जो व्यवस्था, इकोनॉमी है, इकोनॉमी की भी हम बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी रहेगी। यदि जनसंख्या हमारी कम होगी तो उसमें हम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं। चलिए मैम, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिलीवरी के बाद कितने दिन के बाद हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का उपयोग कर सकते हैं, कब वो सेफ रहता है? बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं। जैसे डिलीवरी के बाद अगर हम कोई महिला आती है हम लोगों के पास कि हमको फैमिली प्लानिंग मेथड ने, तो कई बार महिलाएं कहती हैं कि हम गोली नहीं खाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि डिलीवरी के बाद यदि आप 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, साथ में आपको माहवारी स्टार्ट नहीं हुई है और बच्चा 6 महीने से छोटा है, तो ये एक नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड होता है। तो अगर आप कोई भी फैमिली प्लानिंग मेथड नहीं यूज़ कर रहे हैं तो भी आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे, पर दिस इज़ अ नेचुरल मेथड। तो कई बार लोगों में बहुत एप्रीहेंशन होता है कि नहीं, हमें तो फैमिली प्लानिंग मेथड चाहिए। तो उसके लिए भी सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसे उपलब्ध हैं, जैसे कि नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसको हम छाया के नाम से प्रसिद्ध है, ये दे सकते हैं। इसमें कोई हार्मोन्स नहीं होते हैं, ये डिलीवरी के तुरंत बाद दिया जा सकता है। सिमिलरली कॉपर टी जो होता है वो डिलीवरी के तुरंत बाद हम लगा सकते हैं, विदिन 48 आवर्स। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है, जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले महिला के पास कॉपर टी लगा हुआ होगा एंड दैट इज़ सेफ, वो घर जा सकती है निश्चिंत होकर। छाया का आपने जिक्र किया है, तो क्या ये हर सरकारी जो हमारे अस्पताल है वहाँ पर उपलब्ध है? ये 100% अस्पतालों में उपलब्ध है। ये यहाँ तक कि आशा के पास उपलब्ध है, यानी कि घर घर जाके आशा इन छाया को दे सकती है। सब सेंटर्स, PHC लेवल, CHCs, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये उपलब्ध है। जी, चर्चा के दौर को आगे जारी रखेंगे। उसके पहले हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा उत्तर प्रदेश बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी मिट्टी मृदा है वो इतनी खराब हो चुकी है, इसमें बहुत पैदावार अच्छी नहीं हो रही है, तो इसको बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी जरूरत है? क्योंकि जो भी पैदा होती है इतनी जहरीली होती है, खाने वाले भी बीमार होते हैं। तो ऐसी दशा में हमें मृदा बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? पुराने जमाने में अगर किसी की फुलिया हो जाती थी, मिट्टी आप अगर पूरी पेट लेते हैं ऐसे ही ठीक हो जाती थी, दवा का काम करते। अब तो मिट्टी लगा लीजिए, एलर्जी आपको हो जाएगी, इतनी खराब हो चुकी है।
सर बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने किया है, बहुत ही इसका उत्तर महत्वपूर्ण हम प्रश्न है चाहेंगे। जी। और इस प्रश्न की सभी को आवश्यकता है। इसका उत्तर सभी को जानना चाहिए। जो आपकी मिट्टी है उस मिट्टी का सबसे पहले तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। जो मिट्टी आपकी है, आपके हर विकास खंड में इसके लिए लैब उपलब्ध है जी। पूरे सभी विकास खंडों में। तो इसके आप लिए अपनी क्या प्रक्रिया होती है? प्रक्रिया इसके विकास खंडों में जो लैब हैं उन लैब में आप अपना सॉइल का सैंपल भेज सकते हैं जी। और सॉइल सैंपल अगर भेजेंगे वहाँ पर तो उसमें टेस्ट करके वो बता देंगे कि आपके मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ों की कमी है। तो किसी सर के हाँ, क्या वो ये स्वास्थ्य प्रोसेस जो होती है उसमें कोई शुल्क का भी प्रावधान है? क्या नहीं, अभी पहले शुल्क लगता था, जी। वर्तमान में फ्री कर दिया है इसको। तो कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं? क्या कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर है? हाँ, सभी ये हर विकास खंड में, माने मध्य प्रदेश के हर जिले के हर विकास खंड में इसके लिए लैब उपलब्ध है जी। और उसमें जो वहाँ का वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी होता है उसके पास संपर्क भर आपको करना पड़ेगा। आप अपना सॉइल का सैंपल ले जाएं और सॉइल सैंपल निकालने का अगर आप तरीका कहें तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सॉइल सैंपल आपको निकालने के लिए जो आपके खेत हैं उन खेतों में से आपको कम से कम मोटा मोटा है कि 1 एकड़ में करीब 4 सैंपल आप कलेक्ट करें और उसको इकट्ठा करके एक जगह लेके आएं और उनको मिक्स करके, और निकालने का तरीका यह है कि आप वहाँ पर वी टाइप का एक नॉच बनाएं करीब 9 इंच गहरा और उसकी मिट्टी खरोच लें और खरोच करके उस सारी मिट्टी को एक जगह इकट्ठा करना है 4-5 जगह की, जहाँ माने आप जितने चाहें उतने कर सकते हैं। पूरी मिट्टी को कूट करके इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद में उसको एक मतलब जैसे गोल अपन रोटी कर दें ऐसा बिछा दें, उस पर प्लस का निशान बनाएं। कुल मिलाकर के क्रॉस कनेक्शन है तो प्लस करें और जो माने आपका मल्टीप्लाई कर आमने सामने वाले दो को इकट्ठा करके छोटा करते जाएं और जब एक आधा किलो के आसपास का सैंपल बचे आपके पास में, उस सैंपल को आप उस लैब में ले जा करके दे दें। वहाँ से आपको एक टेस्ट कार्ड मिलेगा, यदि इस पर दिखा सकेंगे। सॉइल सैंपल के लिए जो टेस्टिंग कार्ड होता है उस कार्ड में वो जितने जितने न्यूट्रिएंट्स अपनी मिट्टी में उपलब्ध हैं ये सब बताते हैं। ये बिल्कुल जो कार्ड होता है वैसा ही होता है जैसे हम अपने हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड लेने जाते हैं कि आपके पास हीमोग्लोबिन कितना है, कौन कौन सी चीज़ें कितनी है, आपको रिपोर्ट कार्ड में मिलती हैं। तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है कि आपको ये दवा लेनी है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। मिट्टी के स्वास्थ्य में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, करीब 17 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या कमी है, किसका लेवल क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको उस कार्ड में मिलेगी, है ना। तो उस कार्ड में भी ये भी लिखा रहेगा कि ये चूंकि आपके ये कमी है तो इसमें आप ये दवा क्या बोलते हैं ये वाला न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं। तो ये जब ऐड कर देंगे उसमें तब आपकी मिट्टी परफेक्ट हो जाएगी और आपका सही उत्पादन मिल पाएगा। तो सबसे जरूरी है कि आप सॉइल सैंपलिंग कराएं और अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें। जैविक खाद यदि वो डालेंगे तो मिट्टी ऑटोमेटिक भुरभुरी हो जाएगी। सर जैविक खाद का आपने जिक्र किया है तो जैविक खाद हमें कहाँ से मिल सकती, कहाँ से प्राप्त? जैविक खाद किसान अपने खुद खेतों में भी बना सकता है। यदि हम किसानों की बात ना करके आम जनता की बात करते हैं, आजकल हर घरों में किचन गार्डन लोग पसंद करने लगे हैं। छोटा सा गार्डन हर व्यक्ति चाहता है और बनाने का प्रयास करता है। तो क्या उसके लिए भी जैविक खाद उपयुक्त है? और यदि वो उपयुक्त है तो वो कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? किचन गार्डन के लिए तो आप अपने जो किचन की वेस्टेज सब्जी वगैरह होती है, जो ग्रीन मटेरियल है जो निकलता है, वेस्ट वेजिटेबल्स होते हैं, इनको डालकर भी एक डिकम्पोजर निकल गए हैं, मार्केट में आपको मिल जाएंगे। वेस्ट डिकम्पोजर हैं तो वो मतलब आपके पास किचन में आप उस बॉक्स को रख दीजिए, अपने केले वेले जो सब्जी के टुकड़े हैं आप उसमें डाल दीजिए और वो पक कर के करीब महीने से करीब 1.5 महीने के समय में वो पक कर के और आपकी खाद बन जाएगी जिसको आप किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। और लार्ज स्केल पे करना चाहें तो वर्मी कंपोस्टिंग करके एक प्रक्रिया होती है, उसमें वर्मी कंपोस्ट थोड़े से केंचुए डाल दें अगर तो वो जल्दी आपके पक जाते हैं, खाद जल्दी बन जाती है। और वो खाद को जब आप मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी की भुरभरापन जो है ना बढ़ जाता है। भुरभरापन बढ़ने से क्या होता है उसमें सॉइल में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है जिसको हम कहते हैं। सर ज्यादा फल मिल सके, सब्जियां बहुत अच्छी हो सके, इसके लोग रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जो हमारी सॉइल की क्वालिटी है वो खराब हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्षरण हो रहा है, डिके हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। तो कैसे हम उसको कम कर सकते हैं ताकि जो पैदावार है वो भी पर्याप्त हो और इस तरह से क्षरण भी ना हो? इस विषय पर आपसे बात करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर आपसे जानेंगे। उसके पूर्व हम चलेंगे रचना मैडम की ओर। मैडम आपसे हम जानना चाहेंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो छोटा परिवार होगा तो उसके लिए जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हमें
कॉन्ट्रासेप्टिव्स का भी उपयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस जो आज हमसे इस प्रोग्राम में जुड़े, वो आपसे जानना चाहेगी कि कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। ये तो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं और बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। अब डिपेंड ये करता है किसको क्या चीज़ सूट करती है। अगर हम गवर्नमेंट सिस्टम की बात करें तो जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, और जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद से कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक छाया जो हमने बताया नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, फिर अंतरा होती है जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं, फिर कॉपर्टी होती है जो हम 48 आवर्स के बाद लगा सकते हैं, या फिर इंटरवल पीरियड में भी कभी भी लगा सकते हैं अगर किसी को लगता है कि अब हमें बच्चे नहीं चाहिए अगले 4-5 साल तक। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, 375 जो कि हम 5 इयर्स तक प्रेगनेंसी अगर नहीं चाहिए तो लगा सकते हैं, या 380A होता है इसमें जो कि हम 10 इयर्स तक अगर बच्चे नहीं चाहिए और परमानेंट मेथड नहीं यूज़ करना है तो ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा माला एन होते हैं, निरोध होता है, और अगर प्रेगनेंसी ठहरी गई और आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है और आपको लग रहा है कि, तो उसके लिए भी आपके पास MTP पिल्स गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध हैं, और इमरजेंसी लीवोनॉर्जेस्ट्रल ये EC पिल नाम से होती है, ये भी विदिन 72 आवर्स अगर आप यूज़ कर लें तो आपने अगर अनवांटेड सेक्स हुआ है तो एबॉर्ट हो जाएगा यार। जी, तो मैम ये आपने अनवांटेड प्रेगनेंसी का चूंकि जिक्र किया है और ये आजकल लोग बहुत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ये कितनी सेफ है और क्या विदिन 72 आवर्स ही ये कारगर होती है? यदि कुछ आवर्स बढ़ गए हैं और उसके बाद में व्यक्ति यदि ये का यूज़ कर रहा है तो क्या ये लीवोनॉर्जेस्ट्रल जो होती है ये सिंगल डोज लेनी होती है। अगर आप ये उन केसेस में दिया जाता है जो इमरजेंसी, जिसको इमरजेंसी बोल रहे हैं तो इमरजेंसी में ही लेना है इसको। कई बार हमने देखा है जो गर्ल्स हमारे पास आती हैं वो इसको पर्स में डाल के घूमती हैं। सो दिस इज़ नॉट वन पिल जिसको आप जब आपका सेक्स हो तो आप इसको खा लें, इस तरह से इसको बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। अनवांटेड हो जाए और आपको लग रहा है कि आपका अनसेफ पीरियड था या प्रेगनेंसी ठहर सकती, या इन केसेस ऑफ रेप हो जाए या फोर्सफुल सेक्स हो जाए, उन केसेस में 72 आवर्स के अंदर अगर आप लेते हैं तो ये 100% इफेक्टिव है। जितना जल्दी आप लेंगे उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट अगर आप 72 आवर्स के बाद दे रहे हैं तो इसकी इफेक्टिवनेस नहीं होती। फिर उन केसेस में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आपको क्या करना है। बिल्कुल। तो आप सब जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें सुन ही लिया होगा कि इस पिल्स को हमें लगातार इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा जब इमरजेंसी कंडीशन उसी समय उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और विदिन 72 आवर्स यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। मैडम, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव का भी अभी समय चल रहा है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो हम सबसे पहले आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं। नॉन हार्मोनल पिल्स के बारे में जो आपके इंजेक्टेबल्स एक्चुअली, अच्छा, ये हार्मोनल होते हैं, हार्मोनल ये हार्मोनल होते हैं, और ये इसमें बहुत सिंपल सी एक नीडल होती है, इसमें ड्रग होती है जिसको हम कहते हैं डिपोमिडॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन। ये एक हार्मोन होता है और ये बहुत सेफ होता है। ये महीने में आपने 1 महीने में लगाया, फिर 3 मंथ्स तक आप भूल जाइए, फिर 3 महीने बाद लगाइए। तो इसको हम 3 मंथली इंजेक्शंस होते हैं। और लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको याद रखना चाहिए कि आपने कब इंजेक्शन लगवाया, जिससे कि आप नेक्स्ट डोज जो रहे हैं वो उसी टाइम पे लगाएं, मिस ना करें। तो हम लोग एडवाइस करते हैं 1 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते बाद लगवा लो, बट उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ये श्योर हैं कि हर 3 महीने में आप इंजेक्शंस लगवा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सेफ है, 100% इफेक्टिव है, और हर उम्र की महिलाएं लगा सकती हैं इसको। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात की, बहुत सारे लोगों को हम में से, आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती है कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं उसमें इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और हमेशा के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने की जरूरत नहीं है। आप मंथ में एक बार ले लें 3 महीने में, और 3 महीने के बाद में इसको फिर से लेने की जरूरत है। मैम, चर्चा के दौर को जारी रखेंगे, उसके पहले हमारे एक कॉलर और जुड़ गए हैं हमसे। हमारे साथ में डॉक्टर प्रदीप जी हैं। हेलो मैडम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार, अपना प्रश्न करें। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज सॉइल पर बात चल रही है, तो मेरा सबसे प्रश्न है कि जो आवाज सुनाई दे रही है क्या मैडम? हाँ जी, बोलिए प्लीज। सबसे प्रश्न है कि जो फॉरेस्ट में, अपने मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में जो प्लांट ग्रो करते हैं, नेचुरली ग्रो करते हैं, बड़े बड़े ट्री ग्रो करते हैं, तो वो कौन सी सॉइल होती है? मतलब यहाँ की जो सॉइल है जिसमें ये वाइल्ड प्लांट ग्रो करते हैं, वो किस टाइप की सॉइल होती है? एक तो ये। दूसरा ये
कि जो कल्टीवेशन के लिए नॉर्मल कल्टीवेशन विदाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो जो नॉर्मल कल्टीवेशन के लिए जो है वो कौन सी सॉइल बेस्ट होती है, और यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहें तो उसके लिए कौन सी सॉइल बेस्ट होती है। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली उसको कार्बनिक खेती या जैविक खेती इसलिए कहते हैं कि किसी सॉइल में बायो फर्टिलाइजर्स को मिलाया जाता है। तो जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसलिए इसको बायो फर्टिलाइजर या जैविक खेती कहते हैं। वो बायो फर्टिलाइजर मिलाते हैं, लेकिन सॉइल का तो बेस चाहिए ना उसमें, तो उसके लिए कौन सी सॉइल बेस्ट होती है, थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना। उम्मीद है प्रश्न आपने समझी। बहुत प्रश्न धन्यवाद समझ लिया प्रश्न है। करने के बहुत लिए। अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें जो आपने पहले प्रश्न किया ना कि फॉरेस्ट में किस प्रकार की सॉइल होती है, ये डिपेंड करता है आप किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हैं, है ना। हर जोन का अलग अलग स्ट्रक्चर है, वहाँ पर जिस प्रकार की सॉइल होगी उस प्रकार के प्लांट ज़्यादा पनपते हैं। तो जो फॉरेस्ट हैं आप जहाँ देख रहे हैं वहाँ पर उस टाइप की सॉइल ही है जहाँ पर उस प्रकार के प्लांट वहाँ हो रहे हैं, हर जगह अलग अलग आपको मिलेंगे। तो अच्छा, वो जो दूसरा आप कह रहे हैं कि किस टाइप की सॉइल में ऑर्गेनिक डालना चाहिए, तो सॉइल तो कोई भी हो, ऑर्गेनिक मटेरियल मेन है ना। एकदम ये जरूर कह सकते हैं कि एकदम बालू टाइप की नहीं होना चाहिए, सैंडी एकदम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सैंडी क्ले टाइप का कुछ उसमें मिक्स होना चाहिए, है ना। ऐसे स्ट्रक्चर वाली जो सॉइल होती है इसमें हमारा जो कार्बनिक मटेरियल है वो ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाता है और ज़्यादा अच्छे से पनपता है। एकदम सैंडी सॉइल में उतना ज़्यादा काम नहीं करता है। जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि एकदम से हम उसमें पूरा प्रोडक्शन नहीं ले पाते हैं, लेकिन जो क्ले कंटेंट जिसमें थोड़ा हो, जिसमें एडिजिवनेस होगी, तो क्या आपकी जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो आप डालेंगे वो ज़्यादा अच्छे से उसमें रह पाएगा और आपके प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। जी सर, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। बायो फर्टिलाइजर्स की यदि बात अभी इन्होंने की है, तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, किस तरह से इनका उपयोग हम कर सकते हैं और कहाँ से इनको प्राप्त किया जा सकता है? बायो फर्टिलाइजर के आजकल कुछ लिक्विड कंटेंट भी आ गए हैं, है ना। तो ये कंपनियों में जो अवेलेबल हैं, तो बायो फर्टिलाइजर आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और बायो फर्टिलाइजर आप अपने घर में भी, जिसको आप कहते हैं ना, जो मैं केचुए की बात कर रहा हूँ, तो उससे जो बनती है उसको अभी बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ कर सकते हैं जी। कंपोस्ट तो नहीं, लेकिन वो बायो फर्टिलाइजर जो बनेगा वो आपके ऑर्गेनिक में केंचुओं के साथ में जो बनाते हैं आप उसको भी कह सकते हैं। और कुछ लिक्विड में अवेलेबल हैं जिनको ये अपने खेतों में या फसलों पर उस पर छिड़काव कर सकते हैं। अब हमने बात की थी, पूर्व में हमने आपसे क्वेश्चन किया था ये कि रासायनिक जो चीज़ें होती हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो इस कारण कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की, सॉइल की क्वालिटी अफेक्ट होती है। तो कैसे मेंटेन करें हम उर्वरा जो क्षमता है बनी रहे, बरकरार रहे, गुणवत्ता उसकी खराब ना हो, उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए और केमिकल्स के प्रयोग की जगह क्या अल्टरनेट हो सकते हैं? केमिकल्स के जो प्रयोग करने से क्या होता है, मिट्टी का स्ट्रक्चर बिगड़ता है जी। स्ट्रक्चर बिगड़ता है तो उसको में लगातार अगर हम रासायनिक खादों का उपयोग करेंगे, तो लगातार रासायनिक खादों का उपयोग करने से ऊपर की जो टॉप लेयर है, जो हमारी सबसे ज़्यादा उपयोगी है, जिसमें फसलें होती हैं, वो टॉप लेयर जो है ना वो थोड़ा हार्ड हो जाती है। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम देख रहे हैं स्क्रीन पर दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो हो रही है। गुजरात में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी वोट डालते हुए हम देख रहे हैं कि किस तरह से वोटिंग कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सभी को संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से हमारा मतदान बेहद जरूरी है। लोकतंत्र के निर्माण में हमारा मतदान बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी मतदान के द्वारा ये संदेश हम सभी को संप्रेषित करते हुए सर चर्चा के दौर को जारी रखें। तो रासायनिक खादों का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। अभी शुरुआत में हो सकता है कि हम एकदम से यदि जैविक खादों या ऑर्गेनिक खादों पे जाएंगे तो हो सकता है प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत फर्क पड़े, इसलिए शुरुआत में हमें कुछ कॉम्बिनेशन पे चलना चाहिए। कुछ रासायनिक और कुछ पूर्ति हमें जैविक से करना चाहिए। जैविक खाद्य वगैरह डालने से क्या होता है, हम इतनी मात्रा में डाल भी नहीं सकते हैं कि जिससे हमारे पूरे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाए, जो न्यूट्रिएंट्स हमें प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए हैं। तो जैविक खादों डालने में क्या उनमें कंटेंट होता है कम, बाकी NPK जो हमारे मेन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी मात्रा थोड़ी सी कम होती है। तो इनकी पूर्ति के लिए हमें शुरुआत में रासायनिक खादों का भी उपयोग करना पड़ सकता है। तो हम एक कॉम्बिनेशन मिक्स करके हमें दोनों का प्रयोग करना चाहिए। धीरे धीरे हम घटा करके इसको सीधे जैविक पर या सीधे ऑर्गेनिक पे ला सकते हैं, क्योंकि तब तक हमारी मिट्टी की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। यानी ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, डायरेक्ट इमीडिएट अगर हम कहें कि आज से हम रासायनिक इस खेत में बंद करके पूरा का पूरा जैविक कर लें, इमीडिएट नहीं करना चाहिए, होता भी नहीं है। थोड़ा सा प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है, क्योंकि हम अचानक से लेंगे तो प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा। क्यों?
उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, इसलिए हमें पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स पूरी करने के लिए हमें रासायनिक खादों का कॉम्बिनेशन उसमें डालना चाहिए जी। ताकि अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन हमें मिले। इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे, आपसे कुछ देर बाद हम आपसे जानेंगे कि मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें किस तरह के प्रयास करना चाहिए अपने लेवल पे। वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, पर चूंकि ये सिर्फ वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं है, कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है कि मिट्टी की क्वालिटी हमारी इंप्रूव हो, हमारे देश की मिट्टी अच्छी हो, और घर में भी हम जो गार्डन बना रहे हैं उसकी भी मिट्टी अच्छी हो, उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए वो हम आपसे जानेंगे इस बात का उत्तर। उसके पहले हम रचना जी की ओर रुख करेंगे। डॉक्टर रचना, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो नॉन हार्मोनल पिल्स होती हैं वो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का ही एक एग्जाम्पल है। क्या होते हैं वो और उसको किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं? नॉन हार्मोनल पिल्स यानी कि ये हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में छाया के नाम से मिलती हैं। इसमें एक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं ऑर्मिलॉक्सोफिन, और ये जो है ये हम शुरू के 3 महीने में हफ्ते में 2 बार देते हैं। जैसे सोमवार गुरुवार दिया, या फिर मंगलवार शुक्रवार दिया, वेडनेसडे संडे दिया। इस तरह का एक रूटीन बांधते हैं और हफ्ते में 2 बार देते हैं पहले 3 महीने में। उसके बाद चौथे महीने से हफ्ते में केवल 1 बार इसको देना पड़ता है। बट इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस दिन आप ले रहे हैं अगले हफ्ते भी उसी दिन लीजिए। तो अगर हम ये फॉलो कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा फैमिली प्लानिंग मेथड है। इसमें कोई हार्मोन्स नहीं होते हैं, तो जिन महिलाओं में हार्मोन्स नहीं दे सकते हैं, जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स हार्मोन्स के होते हैं, कई लोग हार्मोन्स नहीं ले सकते हैं, तो उनमें हम ये वाले दे सकते हैं। ये 100% सेफ़ होते हैं, हार्मोन्स कोई होते नहीं हैं, और ये फैमिली प्लानिंग मेथड की तरह भी एक्ट करते हैं। जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी और बहुत प्यारा सा रिप्लाई आपने दिया, और इतने सहज और सिंपल से शब्दों में आप बता रहे हैं कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपकी बात। मैम, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि किन महिलाओं में इंजेक्टेबल जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं उनको नहीं देना चाहिए? वैसे तो सभी महिलाओं में इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव सेफ़ होते हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उन महिलाओं में नहीं देना चाहिए जिनको जो जस्ट डिलीवरी के बाद 6 वीक्स तक नहीं दे सकते हैं। नंबर 2, उन महिलाओं में नहीं दे सकते हैं जिनका बीपी बहुत हाई होता है, जैसे 160/100 से ऊपर रह रहा हो, तो उनको नहीं दे सकते हैं। और तीसरा, उन फीमेल्स में भी नहीं देना चाहिए जिनमें अनएक्सप्लेन वजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो, यानी कि पीरियड तो आते ही हो, पीरियड के बीच में भी कभी ब्लीडिंग हो जाती हो, या सेक्स के दौरान ब्लीडिंग हो जाती हो, तो इन पेशेंट्स में हम लोगों को ये इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शंस नहीं देने चाहिए। तो दर्शकों, इस बात का बेहद ध्यान रखना हमें चाहिए कि किन कंडीशन में हमें इसको यानी इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव को अवॉइड करना है। यदि आपको अनकंडीशनल ब्लीडिंग होती रहती है, या पीरियड के अलावा भी आपको कई बार ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, तो या बीपी बहुत हाई हो, बीपी हाई होता है जी, या लैक्टेशन कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं बच्चे को और 6 हफ्ते का ही बच्चा है अगर, अच्छा, तो भी नहीं देते। तो मैम, आपने लैक्टेशन की जो की बात की है, तो एक बात और हम जान लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो हमारा टॉपिक है, थोड़ा सा इससे हटकर ये क्वेश्चन रहेगा कि जो लैक्टेटिंग विमेन है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें और किस तरह की डाइट को उनको अपने खाने में शामिल करना चाहिए? क्योंकि आप जब दूध पिला रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी कैलोरीज की ज़रूरत होती है, और क्योंकि आपकी डिलीवरी हुई होती है तो आपका सारा एनर्जी निकल चुकी होती है, लेबर के दौरान आप बहुत टायर्ड हो चुके होते हैं, तो आपको अपनी एनर्जी कॉम्पनसेट करनी है, और साथ में कैलोरी इनटेक जो बच्चे को ज़रूरत है वो भी देना है। तो इट्स लगभग मोर देन डबल जी। तो एक बार एक साथ में तो आप खा नहीं सकते हैं, तो इसमें तरीका ये होता है कि थोड़ा थोड़ा समय समय पे खाते रहें। 3 मील्स की जगह 5 मील्स लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ज़रूर लेते रहें, क्योंकि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क में कैल्शियम जितनी ज़रूरत होती है वो तो ले लेता है, लेकिन माँ जो है उसकी बैकबोन वीक हो जाती है, हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद वैसे भी कैल्शियम डिप्लीट होता है। तो अपनी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखें, सरकारी सिस्टम से कैल्शियम की दवाई लेते रहें, बाज़ार से दवाई लेते रहें, और वो सारी चीज़ें ज़्यादा खाएं जिसमें कैल्शियम होता है, जैसे कि दूध पिएं, पनीर खाएं, और जैसे कई फ्रूट्स होते हैं जिसमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है वो लें। साथ में प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाएं, क्योंकि प्रोटीन आपको रीबिल्ड करेगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपकी बॉडी फिर से फिट करेगा जो कि डिलीवरी के बाद आपकी वीक हो गई होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैम आपने दी। अब चूंकि आपने ही जिक्र किया है कि कैल्शियम डिफिशिएंसी विमेंस में बहुत कॉमन होती है चाइल्ड बर्थ के बाद में, अब यदि कोई विमेन सेकेंड टाइम कंसीव करना चाहती है, या उसने कंसीव कर लिया है और ये चीज़ पता चलती है कि उसे कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी है और वो प्रेग्नेंट हो चुकी है लेडी, तो उस समय उसको अपनी हेल्थ का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो
प्रेगनेंसी बिल्कुल अनप्लान्ड प्रेगनेंसी जो होती है, हम बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कि एकदम से सप्लीमेंटेशन देने लगेंगे। इसीलिए कहते हैं कि पहले बच्चे और दूसरे बच्चे में अच्छा गैप होना चाहिए, यानी मिनिमम 3 इयर्स का गैप होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी बॉडी को रिकूप कर सकें, आप मेंटली प्रिपेयर हो सकें, फिजिकली फिट हो सकते हैं और एक बेसलाइन तक पहुंच जाएं जिसमें आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। बट जैसा कि आपने कहा वृंदा कि अगर प्रेगनेंसी आई गई है और छोटा बच्चा ऑलरेडी है जो दूध पी रहा है, तो पहले बच्चे को दूध पिलाना बंद करिए पहले तो, जिससे कि आपका वो वाला जो सोर्स है जो कैल्शियम डिप्लीट हो रहा है वो स्टॉप हो जाए। दूसरा, अच्छा पौष्टिक आहार खाते रहिए, समय समय पे प्रोटीन खाइए, कैल्शियम खाइए, आयरन लीजिए और सनलाइट से एक्सपोजर लीजिए, क्योंकि सनलाइट में विटामिन डी होता है, विटामिन डी की प्रेजेंस में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा रहता है। और ये मत करिए जैसे हमारे हिंदुस्तान में जो हम देखते हैं वो ये होता है कि पहले घर के लोग सब खाना खा लेते हैं, उसके बाद महिला खाती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले अपना भोजन कर लें और अच्छी तरह से खाना खा लें, दाल, दही, रोटी, सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां, सब चीज़ें खाएं और अपना ध्यान ज़्यादा रखें, क्योंकि अगर अपना ध्यान आप रखेंगे तो आप अपने परिवार का ध्यान भी रख सकते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और ये बिल्कुल सच है कि कहीं ना कहीं हमें सोच को बदलना होगा कि पहले घर के पुरुष खाना खा लें, घर के बच्चे खाना खा लें, उसके बाद घर की महिला खाना खाए। तो जो हमारे कुछ पुरानी चीज़ें हैं उसको उनको ब्रेक हमें ब्रेक करना होगा। हाँ। और क्यों ना शुरुआत इसकी हम अपने से ही करें, क्योंकि हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो हमें अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी हम अपने चारों ओर एक अच्छा सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मैडम, चर्चा के दौर को आगे जारी रखेंगे। आपसे जो बातें होती है वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है और हर एक महिला को उसका बहुत सारा लाभ मिल रहा होता है। लगता है कि ये जो बातों का क्रम है वो ब्रेक ना हो। पर हमारे साथ चूंकि हमारे एक और मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ AK नेमा सर हैं। सर, आपसे अब हम जानना चाहेंगे कि हम अपने लेवल पे किस तरह से मिट्टी की उर्वरा क्षमता है उसको सही कर सकते हैं। उर्वरा क्षमता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हर चीज दूसरों पर जरूर, छोड़ जरूर। देते हैं जी। तो जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम दूसरों पर छोड़ देते हैं, हम दूसरों पर न छोड़ करके खुद ही अगर प्रयास करेंगे जी, तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। तो उसके लिए ही मैं ये कह रहा था कि हमारी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी कि मिट्टी जब हम कटती है, उस मिट्टी को रोकने के जो हमें उपाय करने चाहिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम उसको पहले संग्रहित करना चाहेंगे, संग्रहित करने के बाद हम उसके स्वास्थ्य को सुधारना चाहेंगे जी। तो संग्रहित करने में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मिट्टी अगर कटती है तो हम छुपा के रख सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, प्लांटेशन में जड़ों से मतलब उसको रोक सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर कुछ होता है तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। तो हम बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे धन की अगर मान लीजिए कोई चोरी होती है या कोई अटैची चुरा के ले जाता है, तब हम क्या करते हैं? मान लीजिए हमारे बस में नहीं, भाग गया, नहीं पकड़ में आता है, तो हम फिर पुलिस में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, उसको गिरफ्तार कराते जी। हैं। तो इसके गिरफ्तार कराने का मतलब ये है कि हम उसको कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने में पहला स्टेप ये भी कर सकते हैं, हम जैसे घर पे चौकीदार रख दें, तो ये आपके खेतों में भी आप चौकीदार लगा सकते हैं। खेतों में क्या होता है, जहाँ से पानी बह के जाता है वो आपके खेत का दरवाजा है, उस दरवाजे पर आप लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, कहने का मतलब है पत्थरों की थोड़ी सी पिचिंग कर दें। अच्छा, पत्थर यदि हम थोड़े डाल देंगे तो क्या होगा कि जो ऊपर से पानी बह के आ रहा है, वो पानी बहता हुआ आएगा तो उसमें जो मिट्टी के कण हैं वो सब वहीं रुक जाएंगे, पानी वह छन के निकल जाएगा जी। सर, तो जब बहुत पानी- महत्वपूर्ण जानकारी हाँ, आप दे तो- रहे हैं। मौसम का हाल जानना भी उतना ही जरूरी है, चूंकि मौसम अंगड़ाई लेता है तो उनका सीधा सीधा असर हम सब की जिंदगी में पड़ता ही है। किसानों की जिंदगी में भी उसका एक अलग असर होता है। तो मैं हमारे प्रोड्यूसर से निवेदन करूंगी, रावत जी से निवेदन करूंगी कि हमें थोड़ा सा स्टूडियो के बाहर ले चलें और मौसम का हाल हम जानने का प्रयास करते हैं। हेलो, अभी देखिए जो जी नमस्ते, प्रदेश के जो उत्तर भागों में जैसे अभी बाहर या संबल इलाकों में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री चल रहा है और पूरे शेष विभागों में हिस्सों में 10 से 13 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान चल रहे हैं आजकल। ये जो है अभी फिलहाल इस समय जो उत्तर पूर्व दिशा से हवा होने के कारण अगले 48 घंटों में इसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होने की संभावना है, लेकिन फिर 48 घंटे के बाद हवा की जो दिशा मतलब बदलने पर जैसे देखिए मतलब 48 घंटे के बाद उत्तर दिशा में जो है ना हवा होने की संभावना है, जिसके कारण और पूरे प्रदेश में 2 से 3 डिग्री और कम होने में तो 2 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान में कम होने की संभावना है अगले 48 घंटे के। जी।
हम बात करेंगे सर, आज चूंकि मृदा दिवस है तो किसानों की यदि हम बात करते हैं तो इस मौसम में किसान कैसे फायदा उठा सकते हैं मौसम का? ऐसे देखो अपना अपना पूरे प्रदेश में देखेंगे गेहूं का जो बुआई करना है और जो राई का भी होता है, चना है, सभी फसलों का जो है ना ये इस समय ये कर सकते हैं पकड़ में बहुत आज का दिन में तापमान बहुत बढ़िया है जी। और भी कुछ अगर जगह में और भी कम होने की संभावना है जी इसलिए अभी फिलहाल बुआई को बहुत बढ़िया टाइम लगे जी। शीतलहर का दौर चल ही रहा है सर, तो क्या और अधिक सर्दी बढ़ने की संभावना है और कितने दिन में वो ज्यादा ठिठुरन हम महसूस करेंगे, हम जानना चाहेंगे। 8 तारीख से और कम हो जाएगी, तो 8 तारीख से और कम होने की संभावना 2 से अब सर्दी और पड़ेगी, मतलब 2 से और फिर अपना सर्दी का टाइम सेट हो जाता है। जी जी। सर बहुत सारे लोगों का रूटीन में शामिल होता है, मॉर्निंग वॉक करते हैं, बहुत सारे लोग जो कार्डियक पेशेंट्स रहते हैं तो उनके लिए किस तरह की सावधानी रखना चाहिए, क्या कहेंगे आप? जैसे आपको इस समय देखिए बहुत तापमान का इस पहला मैसेज कर रहे हैं, तापमान कम होने के कारण जो है आपका बाहर सुबह सुबह जाने से आपका जो विंटर के हिसाब से शीतकालीन के हिसाब से ड्रेस कपड़ा पहन कर जरूरी है। और इस समय क्या है ना देखिए पर्यावरण में आधारण में नमी भी कुछ कारण ना इसमें और सर्दी से बचपन मत रखना है। और इस समय क्या है ना सर्दी भी पकड़ रही है, ठंडी हवा के कारण सर्दी होने के भी समय है, इसके कारण जो है ना उससे मतलब मास्क पहन के सुबह सुबह जाएंगे, मास्क पहना है, सर में जो है ना लन टोपी जैसा पहना के हमें ठंडी से बचाना जरूरी है इस समय। और देखिए अधिकतम दिन में देखिए और अधिकतम तापमान में इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, मतलब 30 डिग्री के करीब नहीं जा रहे थे, मतलब 28 29 उसकी रेंज में पड़ता है जी। इसलिए जो है ना ये भी तापमान अधिकतम भी ज़्यादा नहीं पड़ता, तो जान में रखते हुए उसके हिसाब से अपना अपना जो आते जी। हैं पर आवश्यकता के अनुसार वो बाहर जाना भी 10 बजे के बाद बाहर जाना है, काम करना है, उसके हिसाब से अपना अपना जी। बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में अभी डॉक्टर आर सुब्रमण्यम जी जुड़े, मौसम विशेषज्ञ, मौसम का हाल हम सभी ने जाना और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का हम विशेष ख्याल रखें। ये मौसम एक और हमारी हेल्थ बनाने वाला भी होता है क्योंकि इस मौसम में हम जो भी खाते हैं वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। मैडम क्या कहेंगी, ये जो मौसम है कहते हैं हेल्दी वेजिटेबल्स फ्रूट्स बहुत इस मौसम में आते हैं। अगले 3 महीने आप अपने पूरे साल भर का स्वास्थ्य बना सकते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिल रही हैं, शलजम, पालक, मूली, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, जो सब्जियां आप सोच सकते हैं वो इस समय आ रही हैं। तो हम तो अपने पेशेंट्स से ये कहते हैं कि भाई अगले 3-4 महीने तक बढ़िया पेट भर के अच्छा खाना खाओ, पौष्टिक आहार खाओ, जिससे कि तुम्हारा जो एक बॉडी का बैलेंस है वो जैसे बैंक बैलेंस होता है, तो आप पहले अच्छे टाइम पे पैसा डाल दीजिए तो आगे तक काम आता रहेगा। तो दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट। जी बिल्कुल सही बात कि यदि कोई महिला कोशिश कर रही है, प्रेग्नेंट होना चाहती है, फैमिली प्लानिंग की यदि बात कर रहे हैं, फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रही है, तो उसको पूरी तरह से स्वस्थ रहना जरूरी है। ये सबसे हेल्दी सीजन होता है जी। तो मैडम यदि कोई महिला तैयारी कर रही है, कंसीव करना चाह रही है, प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है, तो उसको किस तरह की चीज़ों को अपनी भोजन में शामिल करना चाहिए? यदि ये पता चलता है कि किसी महिला को विटामिन D3 की बहुत ज़्यादा कमी है और उसके बाद भी वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, तो फिर वो कैसे अपनी हेल्थ का ख्याल रखे? और इसके साथ ही ठंड के मौसम में जो कुदरती फल सब्जियां अभी हमें बहुतायत मिल रहे हैं, उनमें से किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंटेक करना चाहिए? देखिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी समय, तो प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 से 4 महीने पहले हम लोग एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को फॉलिक एसिड भरपूर लेना चाहिए। फॉलिक एसिड की टैबलेट्स आती हैं, 5 मिलीग्राम की टैबलेट प्री कंसेप्शन फेज़ में स्टार्ट कर देना चाहिए। फॉलिक एसिड बहुत सारी मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी उपलब्ध होता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए तो आपको फॉलिक एसिड मिलेगा। साथ ही हरी पत्तेदार सब्जी अगर आप खाएंगे और आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम है, तो आप अपना हीमोग्लोबिन को भी मेंटेन कर सकते हैं, एक लेवल पे ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी बहुत एनीमिक स्टेट में स्टार्ट करेंगे तो प्रेगनेंसी के दौरान वैसे भी वासोडाइलेशन होता है, तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन और फॉल करता है। तो आप कितना भी अच्छा खाना आप प्रेगनेंसी के दौरान खाएंगे, आपका हीमोग्लोबिन फॉल करता रहेगा। तो अगर आपने बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग रखा है, 3 से 4 महीने अच्छा खाया है, तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छी रहेगी। साथ में
कभी भी प्रेगनेंसी प्लान करें तो डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं कि आपकी क्या मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि कुछ इन्फेक्शंस, कहीं आप HIV पॉजिटिव तो नहीं, ये सारी चीज़ें पहले से टेस्ट करा लेना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। टॉर्च का इन्फेक्शन जैसे साइटोमेगालोवायरस, हर्पीज़, रुबेला, ये सारी इन्फेक्शंस जो है ये प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, एबॉर्शन कॉज कर सकती हैं, तो इसके टेस्ट पहले करा लेना चाहिए। साथ ही अगर आपको कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो वो आप डॉक्टर से शेयर करिए, डॉक्टर को पहले से बताइए, जिससे कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपकी बेटर प्लान कर सकें। अगर कोई 2 सीज़र हुए हैं तो देन यू शुड नॉट प्लान योर प्रेगनेंसी। अगर आपके मल्टीपल एबॉर्शंस हुए हैं तो वो हिस्ट्री आप ज़रूर दीजिए, जिससे डॉक्टर पता करे कि ऐसा क्या कारण था बार बार एबॉर्शंस हो रहा था। जिससे थायराइड एबनॉर्मल है तो थायराइड रेगुलेट कर लीजिए, ट्यूबरक्लोसिस की अगर हिस्ट्री तो ट्यूबरक्लोसिस ठीक कर लीजिए। आप डायबिटिक हैं तो आपकी कुछ दवाइयाँ स्टार्ट कर देंगे डॉक्टर पहले से। आपको फिट्स, सिजर्स तो नहीं आते हैं, ये सब के लिए हम लोग अगर जो भी दवाइयाँ चल रही होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान वो दवाइयाँ कई बार नहीं भी देते हैं, तो हम लोग दवाइयों को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आप जब प्रेगनेंसी प्लान करें तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैडम अभी आपने दी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये सारी हिस्ट्री उन्हें बतानी चाहिए, बिल्कुल, तभी जाकर वो सही मेडिसिन हमें दे सकते हैं और हमारी स्थिति को, हमारी जो शारीरिक स्थिति उसको समझ सकते हैं कि किन किन चीज़ों की इन्हें ज़रूरत है, किस तरह का ट्रीटमेंट इन्हें देना चाहिए। मैडम, एक और महत्वपूर्ण बात जो आजकल बड़ी कॉमन सी बात है, सर से हम बातचीत करेंगे, उसके पहले एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना चाहेंगे मैम कि PCOD और PCOS जो टर्म है वो आजकल बहुत सुनने मिल रहा है महिलाओं में, और यंग एज की जो हमारी यंगस्टर्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनमें भी ये बहुत चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। इनकेस यदि कोई लेडी है जिसको ऑलरेडी PCOD या PCOS की परेशानी है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो क्या उस स्थिति में उसे कंसीव करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी को, या क्या कुछ मेडिसिन हैं जिनके कारण वो सब चीज़ें, स्थिति जो है वो सुधार हो सकता है, बेहतर हो सकता है? मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है जी कि पहले तो PCOS ये प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें कंसीव करने में मुश्किल होती है, बट अगर आपने कंसीव कर लिया है तो ऐसी भरपूर मेडिकेशंस हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को अच्छे से प्रिजर्व कर सकती हैं। खास तौर से PCOS पेशेंट्स में इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, कुछ डायबिटीज़ वाली स्थिति होती है, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जब PCOS पेशेंट्स प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी तो पहले तो अपना वेट कम कर लें प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। नंबर 2, उनका जो रैंडम ब्लड शुगर है या OGTT है वो नॉर्मल आ गया है। साथ में उनको जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस PCOS के होते हैं वो सारे नॉर्मल हो गए हैं, उनका थायराइड फंक्शन नॉर्मल हो गया है, उनके जितने हार्मोनल इम्बैलेंस हैं वो नॉर्मल हो गए हैं। अगर उसके बाद PCOS पेशेंट्स कंसीव करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जी, यानी अब मेडिकल इतना आगे बढ़ गया है कि यदि बॉडी में कोई छोटी मोटी परेशानी है भी तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास में जाएं, बेझिझक उनके सामने अपनी परेशानियों को रखें, और डॉक्टर कहीं ना कहीं भगवान के रूप होते ही हैं, तो वो भगवान की तरह आपकी सारी परेशानियों को ठीक करेंगे। मैडम, चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले हमारे साथ में हमारे एक और एक्सपर्ट AK नेमा जी हैं। सर, अभी हम बहुत सारी बातें कर रहे थे और डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली कि हम अपने स्तर पर किस तरीके से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और आप क्या जानकारी देना चाहेंगे, किस तरह से हम अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं, किन किन बातों का हम ध्यान रखें? उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए, जैसे हम यदि किसी रोग से लड़ना चाहते हैं या किसी चीज़ से, तो हमें स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, स्वस्थ होने की जैसे बातें अभी मैडम भी बता रही थी, तो उसी से मिलता जुलता है कि भाई हम जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम शायद आगे अपने कामों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मिट्टी के बारे में बात करें तो मिट्टी अगर स्वस्थ नहीं रहेगी तो अच्छा उत्पादन नहीं हो सकता। तो मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे हम जितने काम करते हैं ऐसे ही काम हम पृथ्वी से भी कर सकते हैं, ज़मीन के ऊपर भी। हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ता है, अच्छी एक्सरसाइज होनी चाहिए और अच्छा भोजन होना चाहिए। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक्सरसाइज करने का मतलब है कि चर्निंग, बॉडी का चर्निंग किसी भी हिसाब से होना चाहिए। तो हम ऐसा ही चर्निंग ज़मीन का भी कर सकते हैं। ज़मीन का चर्निंग करने का मतलब है सीधा का सीधा कि हम उस पर यदि कुछ ऐसे कंटूर कल्टीवेशन हम जिसको कहते हैं अपनी भाषा में, कंटूर कल्टीवेशन कहने का मतलब ये होता है कि ढाल के विरुद्ध खेती करना। कल्टीवेशन आ रहा है, देख ही रहे हैं स्क्रीन पर भी। तो इस कल्टीवेशन को करने का जो तरीका है ना, मैं जिसकी बात करता हूँ कि हमें चर्निंग, इसकी बॉडी माने
टॉप लेयर है, इसको चरण करना। चरण मतलब ऊपर नीचे अंडुलेशंस अगर हल्के से बना देंगे हम तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ढाल ऐसा है, ढाल की माने अगेंस्ट में चलें, ढाल ऐसा है तो हम ऐसे में अगर बोनी करेंगे या ऐसे में हल चलाएंगे, ऐसे में कुछ भी काम करेंगे तो क्या होगा, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो सबके सब बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से जब पानी आएगा तो उसको बहुत सारे बम्प्स क्रॉस करने पड़ेंगे, उसकी वेलोसिटी घट जाएगी। वेलोसिटी घटेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़मीन के अंदर जाएगा और टॉप लेयर है आपकी बची रहेगी। वो जो टॉप लेयर है जिसको हम बचाना चाहते हैं वो भी बची रहेगी, क्योंकि अंडुलेशंस हमने क्रिएट अगर कर दिए हैं तो जो ऊपर से पानी आएगा वो पानी रुकता हुआ नीचे की ओर जाएगा। तो सबसे पहला उपाय तो ये करने, मैंने हमें एक्सरसाइज है उसकी एक्सरसाइज कर दी हमने, ऊपर नीचे करते हैं। और भी कई तरीके हैं इसके, माने जो अच्छी अच्छी गुड प्रैक्टिसेस हैं खेती करने के, जो अच्छे अच्छे तरीके हैं, किस तरीके से करना चाहिए, बॉर्डर लगाना चाहिए, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये ज़मीन की एक्सरसाइज हो जाती है। एक्सरसाइज करने के बाद में जैसे हम स्वस्थ रहने के लिए भोजन अच्छा करते हैं, और भोजन हमारे दूध और फल, जिसको हम कहते हैं कि दूध और फल लेना चाहिए, तो ज़मीन के लिए दूध और फल हैं वो जैविक जो खादें हैं, ये सब ज़मीन के लिए दूध और फल का काम करते हैं। दूध और फल का काम करने से क्या होता है, जैसे हम दूध और फल खाते हैं तो हमारे जो बॉडी में पाचन शक्ति है वो हमारी बढ़ती है। पाचन शक्ति बढ़ने से डाइजेशन अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहते हैं। ज़मीन को भी डाइजेशन उसका बढ़ाना है। डाइजेशन बढ़ाने का मतलब उसमें पानी रोकने की क्षमता बढ़ानी है। तो जब तक हम ये जैविक खाद डालते हैं, जैविक खाद से पोरोसिटी बढ़ जाती है। टॉप लेयर जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होने से उसमें पानी के मतलब भरने की क्षमता बढ़ जाती है। पानी अगर गिरता है तो उसमें बहुत देर तक समाया रहता है, बहुत देर तक समाया रहता है तो बहुत देर तक ज़मीन के नीचे भी जाता है और उसमें भी रहता है। तो और टॉप लेयर का जो पानी है वो प्लांट के भी काम में आता है, तो आपको इरिगेशन भी कम लगता है। और जो मिट्टी में पानी बना रहता है तो वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सबको संभाल के भी रखता है। यदि उसमें ज़्यादा देर तक रहेगा तो आपकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती जाती है। तो हमें ये जैविक खादों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और अच्छी अच्छी गुड प्रैक्टिसेस, तो एक्सरसाइज करें और ज़मीन को अच्छा भोजन दें। बस ये सबसे मतलब मूल मंत्र है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। AK नेमा सर से अभी हम बातचीत कर रहे थे, मृदा विशेषज्ञ हैं आप, मिट्टी से जुड़ी काफ़ी सारी बातें आपने की, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कितनी भी विकास के दावे कर लें, विकास की बातें कर लें, पर यदि परिवार हमारा सीमित नहीं है, परिवार नियोजित नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा सब कुछ चल सकता है। कहीं ना कहीं बड़ा परिवार कलह की वजह भी कई बार बन जाता है, क्योंकि मीन्स कम होते जाते हैं। यदि हम बात करें कि चीज़ें कम होती जाती हैं, यदि परिवार छोटा होगा तो हम बहुत अच्छे से चीज़ें आपस में कर सकेंगे। तो मैडम, एक संदेश, एक प्यारा सा आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? संदेश तो आप ही ने सबसे पहले शुरू में बता दिया, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका परिवार छोटा होगा तो आप सुखी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं। आज के ज़माने में मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ बहुत प्रिवलेंट हैं हमारे समाज में। और अगर एक माँ के ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो एक बच्चे पैदा करने की मशीन, एक बच्चा फिर दूसरा बच्चा फिर तीसरा बच्चा, तो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो केवल बच्चे पैदा करने में, उसकी सेहत जो है वो बहुत वीक हो जाएगी। वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि वो अपने बारे में कुछ सोच सके, या अपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ सोच सके, या अपने बारे में ग्रोथ के बारे में कुछ सोच सके। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक महिला को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली फ्री एंड हेल्दी रहने के लिए छोटा परिवार इम्पॉर्टेंट है। और साथ में जैसे कि आपने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। तो अगर छोटा परिवार होगा तो अनेक फ़ायदे हैं उसके। मैम, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अभी आपने हमारे साथ में साझा की। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बहुत ही विस्तार से आपने जानकारी दी, और जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, उसके बारे में भी आपने बताया। किसी वुमेन को प्रेग्नेंट होने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं प्रेग्नेंट है तो उनको कौन कौन सी बातें अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, कौन कौन सी हिस्ट्री, अपनी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में बताना चाहिए। ये बातें बहुत प्यारे ढंग से आपने हमें बताई। उम्मीद है कि हमारी सभी जो आज प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा और वो इन सब बातों का ख्याल भी रखेंगे। तो आप हमसे जुड़े, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत धन्यवाद। यूं ही आपकी बातों का हमें लाभ मिलता रहे, ये हम उम्मीद करते हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें हमने की। तो उम्मीद है दर्शकों आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। छोटा परिवार सुखी परिवार, इस बात के महत्व को आप सभी ने जाना होगा, और उम्मीद है कि आप भी अपने परिवार को सुखी बनाने के हर संभव प्रयास करते रहेंगे। स्वयं सुखी रखेंगे, दूसरे को सुखी रखने का भी प्रयास करेंगे।
और इसके साथ ही अपने देश की मिट्टी से जुड़े रहिए। मिट्टी से यदि हम जुड़ेंगे ना तो बहुत कुछ पाएंगे हम। तो मिट्टी का स्वास्थ्य का भी हमें ख्याल रखना होगा। धरती माँ के स्वास्थ्य पर कीजिए गहन विचार, जैविक भोजन दीजिए, यही सबल आधार। इस बात का हम ख्याल रखें और इस संदेश को आत्मसात करें। प्रोग्राम में हमसे जरूर जुड़िएगा। कल भी हमारा ये प्रोग्राम प्रसारित होगा 12 बजे से 1 बजे तक। प्रोग्राम देखना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार एमपी कार्यक्रम से जुड़े हुए थे आप। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिएगा इजाजत, दूरदर्शन की टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।